मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट के वर्चुअल सेशन पे बात कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि पिछले कुछ दिनों में जो छत्तीसगढ़ से सबसे बड़ी खबर जो बाहर आई है वो है वामपंथी अतिवादी को भाजपा सरकार का ये अनाउंस करना कि आप मार्च 2026 तक इसे खत्म कर देंगे। और मुझे सुनने में आया है कि हमारे जो वहां पे संवाददाता है वो कह रहे हैं, ऐसे भी रिपोर्ट हैं कि आप 26 जनवरी, तो मतलब डेडलाइन के कुछ दिन पहले ही इसे आप कर पाएंगे। क्या ये सच है? जी बिल्कुल। हमारा इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के विकास में एक बहुत बड़ा बाधक ये नक्सलवाद था। और अभी हमारी सरकार को आने वाले 13 दिसंबर को 2 वर्ष पूरे होंगे। 13 दिसंबर 2023 में सरकार शपथ लिया और उसके बाद डबल इंजन की सरकार बनने के कारण हम लोगों ने नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ हमारे जवानों ने लड़ाई शुरू की। और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का भी बहुत आशीर्वाद हमारे प्रदेश को मिला और हमारे जवान बहुत उत्साह के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने और माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्प भी लिया है कि 31 मार्च 2026 को पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और हमारे जवान बहुत मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी तक 487 से ज्यादा माओवाद न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, जिसमें बड़े बड़े माओवाद भी हैं। और लगातार उनका आत्मसमर्पण भी हो रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है वो अवश्य पूरा होगा। तो सर, ये क्या ये जनवरी 26 जनवरी तक ही खत्म कर देंगे आप लोग? अभी तो 31 मार्च 2026 तक का संकल्प है और उसके पहले भी संकल्प पूरा हो सकता है। तो ये जो आपने जैसे कहा, ये जो नक्सलवादी जो प्रॉब्लम है सर, ये हम 70 के दशक से सुनते आ रहे हैं और ये सारे सरकारों के लिए ये बहुत ही बड़ा चैलेंज रहा है। तो जब से आप लोगों ने इसकी प्रतिज्ञा की है कि इसको लड़ने की, तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए, राज्य सरकार के लिए, वो क्या था? देखिए, एक तो हमारा ये प्रदेश बहुत ही समृद्ध प्रदेश है, खनिज संपदा से भरपूर है, वन संपदा से भरपूर है। यहाँ की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। लेकिन छत्तीसगढ़ के विकास में ये माओवाद बहुत बड़ा बाधक था और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए इसका खात्मा बहुत ही आवश्यक था। और डबल इंजन की सरकार के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का आशीर्वाद मिला। उन्होंने संकल्प लिया और हमारे जवान उत्साह के साथ माओवाद के साथ लड़ रहे हैं और लगातार ऑपरेशंस में सफलता मिल रही है। और अब हमको ये विश्वास है कि संकल्प अवश्य पूरा होगा। जो हमारे जो संवाददाता हैं और वो वहाँ पे इस बारे में काफ़ी रिपोर्ट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि अब 3 जो सबसे ज़्यादा ज़िले हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा माओवादी हमले और ज़्यादा इंस्टेंसेस होते हैं, बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा, इन तीनों जगह की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑन द ग्राउंड इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए, वहां भी ऑपरेशन चल रहे हैं और कल ही बड़ी संख्या में माओवादी आत्मसमर्पण किए हैं, करीब 37, जिसमें कई 8-8 लाख के इनामी भी थे। और ऐसे 37 माओवादी कल आत्मसमर्पण किए हैं और लगातार आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या बढ़ते ही जा रही है, क्योंकि हम लोग का पुनर्वास नीति भी बहुत अच्छी है। अभी तक
2336 से ज्यादा माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। 1853 की गिरफ्तारी हुई है और अभी तक ये करीब 2 वर्षों में 487 माओवाद न्यूट्रलाइज भी हुए हैं। तो ये जो इतने हजार जो लोग हैं जिन्होंने सरेंडर किया है सर, इनका आप लोगों ने शायद इनका रिहैबिलिटेशन वो समाज में वापस फिर से कैसे आएंगे, नौकरी कैसे करेंगे, तो कैसे आप इसका इंश्योर करेंगे कि ये लोग वापस वही माओवादी जो उनका लाइफस्टाइल है उसमें वापस ना चले जाएं, उनका जो रिहैबिलिटेशन हो वो ठीक तरह हो, इसकी कैसे आप गारंटी दे सकते हैं? एक तो बहुत अच्छी पुनर्वास नीति हम लोगों ने बनाया है और इसमें जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनको 3 वर्षों तक प्रत्येक महीने 10-10 हजार रुपये आर्थिक सहयोग करेंगे। उनका स्किलिंग कराएंगे, स्किलिंग करा भी रहे हैं, रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम स्वयं कई केंद्रों में गए हैं जहां पर उनका प्रशिक्षण चल रहा है। अभी तो जगदलपुर में एक पंडुम कैफे इन्होंने खोला है जिसमें आत्मसमर्पित और पीड़ित लोग एक अच्छा होटल का व्यवसाय शुरू किए हैं, जिसमें बहुत लोग आ रहे हैं और बहुत वहां पर खुश हैं। और हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुनर्वास नीति के तहत उनको 1 हेक्टेयर खेती करने के लिए जमीन का भी प्रावधान किए हैं। शहरी क्षेत्रों में 4 डिसमिल मकान वगैरह बनाने के लिए भी किए हैं। और जो इनामी जो माओवादी हैं, अब सरेंडर करने के बाद उनका जो इनाम उनके ऊपर रखा गया था उसको भी उन्हीं को देने का प्रावधान किए हैं। तो इस तरह से आगे उनको स्वावलंबी बनाने के लिए स्किलिंग का भी और हर तरह से खेती या जो भी वो लोग धंधा कर सकते हैं, ये हम लोग की पुनर्वास नीति में है और इसका अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है। साथ ही उस क्षेत्र में हम लोग नियत नेलानार योजना, आपका सुंदर गांव योजना मतलब शुरू किए हैं, जिसके तहत अभी तक 327 गांव को हम लोग आबाद कर चुके हैं। वहां पर नियत नेलानार योजना के माध्यम से सड़क, बिजली, पानी वहां पर पहुंचा रहे हैं। स्कूल वहां पर खुल रहे हैं, अस्पताल खुल रहे हैं, राशन कार्ड बन रहे हैं। पहले वहां पर राशन भी नहीं पहुंचता था। दूर संचार के साधन वहां पर हो रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम लोग वहां के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए पिछले साल भी बस्तर ओलंपिक का आयोजन कराए थे। तो पिछले साल युवा लोग 1,65,000 उसमें भाग लिए थे, लेकिन इस साल करीब 3.25 लाख लोग उसमें मतलब शामिल हुए हैं। और अभी बस्तर ओलंपिक चल रहा है। संभवतः आने वाला 13 दिसंबर को इसका समापन होगा और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी उसमें पधारेंगे। उसी तरह से बस्तर पंडुम का भी पिछले साल आयोजन किए थे। बस्तर क्षेत्र की लोगों की जो वेशभूषा है, वाद्य यंत्र है, उनका नृत्य है, ऐसे 7 थीम को लेकर आयोजन किए थे जिसमें 47,000 लोग हिस्सा लिए थे। तो अभी बस्तर ओलंपिक के बाद फिर हम लोग बस्तर पंडुम भी करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले साल से भी ज्यादा लोग बस्तर पंडुम में भी भाग लेंगे। तो इस तरह से उस क्षेत्र के लोग माओवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। ये जो इवेंट हम लोग करवा रहे हैं, इसमें लोगों का उत्साह ये प्रमाणित करता है। सर, अभी जो डीजीपी कॉन्फ्रेंस अभी खत्म हुआ, आपके ही रायपुर में पहली बार हो रहा था, तो मैं जानना चाहती हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस में ये जो आप लोगों की जो ये पूरी जो ये जो अभियान चल रही है माओवादियों के खिलाफ, ये इस बारे में बातचीत मतलब किस हद तक हुई इस डीजीपी कॉन्फ्रेंस में? अब देखिए, ये तो छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय था कि 3 दिन का डीजीपी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर छत्तीसगढ़ में संपन्न हुआ, जिसमें 3 दिनों तक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी,
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और पूरे देश भर के डीजीपी और सशस्त्र बल के सभी जवान, मतलब सशस्त्र बल के हेड पूरे देश के यहाँ पर पधारे हुए थे। ये सौभाग्य का विषय था। हमारे प्रदेश को उनका स्वागत करने का सौभाग्य मिला। लेकिन अब बैठक में तो हम लोग शामिल नहीं थे। बैठक में तो क्या चर्चा हुई वो समाचार के माध्यम से ही हम लोग को जानकारी मिली है। लेकिन पूरे देश की कानून व्यवस्था पर और एआई को कैसे ज्यादा उपयोग कर सकते हैं, इन सब विषयों पर चर्चा हुई है। ये मीडिया के माध्यम से हम लोग को पता चला है, क्योंकि हम लोग बैठक में अपेक्षित नहीं थे। इस मुद्दे पे मैं एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि बहुत हद तक सर इतने दिन और इतने दशक जो माओवादी की जो हिंसा है वो चलती रही और इतने सारे लोग इसके प्रभावित हो गए, वो इस वजह से था कि लोगों को लगता था कि विकास में कमी है, और या फिर वो कभी कभी शिक्षा की भी प्रॉब्लम है उन जगहों में। तो इसका पूरा जो ओवरऑल टैकलिंग सिचुएशन है वहाँ के जो गांव के लोग हैं, जो कई बार उनसे सहानुभूति रखते हैं, आप लोग उनको कैसे तैयार कर रहे हैं कि, और उनको कैसे कंडीशन किया गया है इसके लिए? देखिए, हम लोग ये जानते हैं कि माओवाद को समाप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस क्षेत्र में विकास को भी पहुंचाना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने बताया कि नियत नीलानार योजना हम लोग चला रहे हैं, और जिसके माध्यम से सरकार की जो योजनाएं हैं उनको प्राथमिकता से उन क्षेत्रों में पहुंचा रहे हैं। जैसे जैसे सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग सरकार की सुविधाओं को पहुंचा पाने में सफल हो रहे हैं। और अभी तक 327 से ज्यादा गांवों में हर तरह की जो सरकार की सुविधा है, सड़क, बिजली, पानी, राशन कार्ड, स्कूल, अस्पताल, इन सब सारी सुविधाओं को वहां पर पहुंचा पा रहे हैं, और लगातार विकास को पहुंचाते रहेंगे। और उस क्षेत्र में लोगों को एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उनका मूल पेशा खेती है, और पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं बस्तर क्षेत्र में। और हम लोग की नई उद्योग नीति में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए हैं, और होम स्टे वगैरह है उसको बहुत आगे बढ़ाएंगे। पशुपालन को भी हम लोग उस क्षेत्र में बढ़ा रहे हैं। प्रत्येक परिवार को 2-2 गाय दे रहे हैं, और एनडीडीबी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से सरकार का समझौता हुआ है। पशुपालन में ये संस्था सहयोग करेगी, और छोटे-छोटे उस क्षेत्र के जो हमारे युवा लोग हैं उनको छोटे-छोटे उद्योग धंधों से भी, जैसे आपका राइस मिल है, ये सब से भी उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं, ताकि वो बेकार नहीं रहे। आगे सबको स्किलिंग करा के उनको रोजगार से जोड़ने का भी काम चल रहा है। बिल्कुल सर, अगर हम इससे थोड़ा सा रिलेटेड लेकिन एक अलग जो मुद्दा है वो है एसआईआर का, जो कि कई सारे राज्यों में चल रहा है। तो कई लोग जो हैं जो छत्तीसगढ़ या अपना में जो उनका घर है वो 2-3 दशक पहले छोड़ के गए थे, अब वो वापस आ रहे हैं क्योंकि एसआईआर हो रहा है, उन्हें अपना नाम जो है वो वोटर लिस्ट में देखना है। लेकिन उनके घर कुछ कुछ केसेस में उनके घर नक्सलवादियों ने जला दिया है। तो उन केसेस में जहाँ पे उनको अपने कागजात नहीं मिल रहे, उनका घर भी शायद वहाँ पे नहीं है क्योंकि वो इतने दिनों बाद वापस आ रहे हैं, आप लोग और जो आपकी सरकार है उसे कैसे टैकल कर रही है? देखिए, हम लोगों ने तो एसआईआर का स्वागत किया है, और ये बहुत अच्छा पहल है चुनाव आयोग का। काहे कि इसमें एक तो जो फेक मतदाता हैं उसमें पाबंदी लगेगी। 2-2 3-3 जगह नाम है, तो एक जगह नाम होगा। तो बड़ा अच्छा ये चल रहा है, लोकतंत्र को और मजबूत करेगा ये एसआईआर। और इसमें अभी 1 सप्ताह का समय फिर बढ़ गया है, लेकिन एसआईआर के क्षेत्र में हमारे प्रदेश में अच्छा काम हो रहा है। और जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं
हम लोग तक वो समस्या आ रही तो उसका समाधान भी कर रहे हैं। कुछ आप डिटेल्स देना चाहेंगे कि किस तरीके की चैलेंजेस आ रहे हैं और आप लोग कैसे उसका समाधान कर रहे हैं? ये तो अभी तक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए हैं यहाँ पर, जहाँ तक मेरी जानकारी में। और हमने सबको हिदायत दे रखा है कि किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आप लोगों की सरकार जो है, आप लोगों ने एक ऐलान किया था कि आप बहुत जल्द एक एंटी कन्वर्जन का कानून लाएंगे जो कि बाकी राज्यों से और ज्यादा सख्त होगा। तो इसके बारे में जरा हमें बताएंगे। वैसे तो हमारे प्रदेश में कानून है धर्मांतरण को लेकर, लेकिन और कड़ा करने की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि अगले महीने दिसंबर में, अब दिसंबर आ ही गया, आज 1 तारीख है, तो 14 से 17 दिसंबर शीतकालीन सत्र आहूत है। तो इस सत्र में ये विधेयक पारित होने के लिए विधानसभा में आ जाएगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और एक कड़ा होगा और निश्चित रूप से इस कानून बनने से धर्मांतरण में रोक लगेगा। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आप कह रहे हैं कि इस धर्मांतरण का कानून छत्तीसगढ़ में है, लेकिन और ज्यादा सख्ती की क्या जरूरत पड़ी? देखिए क्या है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई भी धर्म अपना सकता है, लेकिन अगर किसी की अशिक्षा को माध्यम बनाकर किसी को बहला फुसला के, चंगाई को माध्यम बनाकर अगर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो ये किसी भी एंगल में मतलब उचित नहीं है और इसका विरोध होना चाहिए। और कानून जो वर्तमान में है उसके बाद भी वो रुक नहीं रहा है, इसलिए कड़ा कानून लाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी, जो ईसाई समुदाय हैं आपके राज्य में, तो कुछ लोगों का ये मान रहा है, जो एक्टिविस्ट हैं उनका ये मानना है कि पिछले कुछ दिनों में उनके खिलाफ कुछ अटैक्स बढ़ गए हैं। जनवरी और जून, इस साल के पहले 6 महीनों में ऐसे 50 से ज़्यादा केस सामने आए हैं जहाँ पे उनको अटैक किया गया अलग अलग तरीके से। तो ये जो लोगों का डर है, समुदाय का जो ये डर है कि अगर आप और सख्ती वाला कानून लाएंगे तो फिर ऑलरेडी उनको लगता है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है और इससे बात बढ़ जाएगी, तो आप उस समुदाय के लोगों को और बाकी लोगों को क्या कहेंगे? किसी को यहाँ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर कोई अपराध करेगा तो उसको तो सख्ती से रोकना भी पड़ेगा और उनके ऊपर कार्रवाई भी करना पड़ेगा। उनसे आग्रह है कि लोगों की अशिक्षा को माध्यम बना के, बहला के, फुसला के, चंगाई के माध्यम से धर्मांतरण बिल्कुल रोक दें। सेवा करें, सेवा के नाम से सौदा मत करें। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपके पुलिस से भी तो गलती हुई है। अब वो जो केरल के 2 नन थे, वो तो भाजपा के केरल के यूनिट वाले आके उन्हें छुड़ा के ले गए हैं। उनको भी तो पकड़ा गया था ये कह के कि ये कन्वर्शन कर रहे हैं, लेकिन पता चला बिल्कुल गलती हुई है। तो ईसाई समुदाय तो कहेगी कि ऐसे बहुत सारे हैं, वो केरला के थे और वहां पे आपके अपने पार्टी वालों ने इसका प्रोटेस्ट किया। तो गलती तो हो रही है पुलिस से ईसाई अब समुदाय के देखिए, खिलाफ। गलती किसी से भी हो, उस पर कार्रवाई होगी। अगर गलती हुई है किसी से तो वो चाहे पुलिस ही क्यों ना हो, अगर गलती हुई है तो उसकी जांच होगी। हम लोग यहाँ पर बिल्कुल पारदर्शी और निष्पक्ष सरकार देने का काम कर रहे हैं। तो उसको तो हुए अभी कुछ महीने हो गए सर, आपने पता किया होगा, तो उसमें कुछ आप मानेंगे, उसमें उनकी उस केस की जो हैंडलिंग हुई थी, केरल के जो नन थे उनकी जो हैंडलिंग हुई थी, उनको अरेस्ट किया गया, फिर उन्हें छुड़ाने के लिए राजीव चंद्रशेखर जैसे बड़े नेता आए थे रायपुर में उनको छुड़ाने के लिए। तो उस मामले में किस तरीके से गलती हो गई? अब देखिए, इसमें जांच चल रही है और जांच पूरी होने पर ही वास्तविकता का पता चलेगा कि गलती किसकी है। जी,
अच्छा, एक और चीज आपसे पूछनी थी, अगर हम पुलिस की बात करें तो सर, तो एक बहुत बड़ी केस जो कि छत्तीसगढ़ से निकली है वो महादेव ऐप वाले केस की। तो पिछले कुछ दिनों में हिंदुस्तान टाइम्स ने ये स्टोरी को ब्रेक की कि उसके जो सबसे बड़े अभियुक्त हैं रवि उप्पल, जो कि भाग गए थे यूएई में, दुबई में थे, वो अब दुबई से भी कहीं और भाग गए हैं और पता नहीं चल रहा कि वो है कहाँ पर। तो इससे केस को धक्का नहीं लगेगा? इस केस में जो आरोपी हैं उसमें ईडी का कहना है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके बेटे, सब लोग इसमें इससे जुड़े थे। तो अब इसमें जो सबसे मेन अक्यूज है रवि उप्पल, उनके भाग जाने से ये केस को धक्का नहीं लगता? देखिए, महादेव ऐप के माध्यम से हमारे प्रदेश के लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ था और इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी कर रही है। और जो इसमें मेन अपराधी है रवि उप्पल, ये लापता है और उसका एक सहयोगी जो सौरभ चंद्राकर है वो दुबई से गिरफ्तार भी हुआ है और फिलहाल वो हाउस अरेस्ट में है। और भारत उसके लिए प्रत्यर्पण की मांग कर रही है और केंद्रीय एजेंसी है, कब तक कोई भागेगा, आखिर एक दिन तो पकड़ में आएगा ही। जी, आप लोगों ने कोई स्पेशल रिक्वेस्ट भेजी है? क्योंकि लोग बहुत ही इसमें आश्चर्य हुआ लोगों को ये जानकर कि वो दुबई से भाग भी गया, निकल भी गए किसी और देश पे, लेकिन यूएई की सरकार ने हमें इस बारे में बताया भी नहीं, इस बारे में इन्फॉर्म भी नहीं किया। तो आपको भी आश्चर्य हुआ? केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर जांच कर रही हैं। हम लोग सरकार के माध्यम से बराबर निगरानी में है, उनके संपर्क में है। मुख्यमंत्री जी, फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगी कि 25 साल हो गए हैं, आप कह रहे थे कि अभी वो आपको भी 2 साल होने जा रहे हैं मुख्यमंत्री बने हुए, छत्तीसगढ़ को बने हुए, फाउंडेशन ऑफ छत्तीसगढ़ 2000 में हुआ था, 25वीं सालगिरह है। तो आपको क्या लगता है कि जो पूरा ऑब्जेक्टिव जो था, जो लोग सोच के आए थे कि एक हमारा अपना अलग राज्य होगा और उससे लोगों को ये एडवांटेजेस मिलेंगी, तो छत्तीसगढ़ के लोगों को वो सारे एडवांटेजेस मिले हैं या फिर किसी तरह से वो पीछे रह गए हैं? जैसे कि कुछ लोगों का ये मानना है कि उत्तराखंड भी उसी समय बना था जबकि छत्तीसगढ़, लेकिन उत्तराखंड की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है वो छत्तीसगढ़ से बहुत ज़्यादा हुई है, हालांकि छत्तीसगढ़ के पास मिनरल रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल, हमारे प्रदेश को निर्माण हुए 25 वर्ष पूरे हुए हैं और हम लोग रजत जयंती महोत्सव मना रहे हैं और 15 अगस्त से शुरू किए हैं 25 सप्ताह हम लोग मनाएंगे अगले साल फरवरी तक। और इस अवसर पर सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करना चाहेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से उन्होंने 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करके दिया। ये सोचकर कि ये जो जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है, जहां पर 32% जनजाति समाज रहता है, तो उनका समुचित विकास हो और 25 वर्षों में निश्चित रूप से विकास हुआ है। एक तो उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के साथ ही पहली बार इस देश में भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का भी गठन किया, अलग से सेपरेट एक बजट देकर कि देश भर के जनजातीय समाज का विकास हो। और इसका भी बहुत लाभ हमारे छत्तीसगढ़ को मिला। आदिम जाति कल्याण विभाग के माध्यम से बहुत पैसे यहाँ पर पुल पुलिया सड़क सबके लिए आया और बहुत विकास हुआ है। और 25 वर्षों में एक तो यहाँ पर अभिशाप था कि लोग को खाने को कुछ मिलता नहीं था, कोदो कुटकी महुआ खाते थे। उसके बाद भी
बच्चों को उपवास सोना पड़ता था, भूख से लोग मरते थे। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यहाँ का जो अभिशाप था, कलंक था, ये भूखमरी, वो यहाँ से भागा। तो हम समझते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का ये सबसे बड़ा कोई अगर उपलब्धि है, उपलब्धि तो अनेकों हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और हमारे उस समय के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह एक ऐसा पीडीएस प्रणाली लाए जो पूरे देश में विख्यात हुआ। वो चाउर वाले बाबा के नाम से विख्यात भी हुए और आज कहीं छत्तीसगढ़ में कोई भूखमरी नहीं है और हर तरह से विकास हुआ। माननीय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की भी शुरुआत की, उससे भी हमारे छत्तीसगढ़ के सभी गांव बारामासी रोड से, डामर रोड से जुड़े। स्कूलें खुली, अस्पताल खुले। आज शिक्षण की सारी संस्थान हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में है, चाहे वो आईआईटी हो, आईआईएम हो, ट्रिपल आईटी हो। विकास में बाधक था नक्सलवाद, उसको भी समाप्त करने में हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार होने के कारण यहाँ पर सफल हो पा रही है। तो अगर हम 25 वर्षों का उपलब्धि गिनाए तो बहुत होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, आपने समय निकाला हमारे लिए, हिंदुस्तान टाइम्स के लिए, और हमसे बातचीत की। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।